नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। ये मेरी डिग्रीज हैं, आप देख सकते हैं। प्रोटीन यूरिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल प्रोटीन यूरिया डिटेक्ट हो रहा है, मतलब कि पेशाब में प्रोटीन आना या यूरिन में प्रोटीन आना। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सारा कंटेंट यहाँ पर आपको एविडेंस बेस्ड मिलेगा। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन यूरिया क्या होता है और कैसे डिटेक्ट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन सी कंडीशंस प्रोटीन यूरिया करती हैं, और तीसरा लाइफस्टाइल और डाइट, साथ में मेडिकेशन जो प्रोटीन यूरिया को कम कर सकती है। हमने सारा कुछ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, पबमेड और साइंस डायरेक्ट से लिया है। सारा एविडेंस बेस्ड कंटेंट है। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं टीओआई और इकोनॉमिक टाइम्स जो बोलता है, प्रोटीन इन योर यूरिन, टॉप डॉक्टर रिवील्स 5 हिडन कॉजेज यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर। देखिए, प्रोटीन अगर आता है आपके यूरिन में, मतलब कि किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको पता करना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको सारा बताऊंगा। मेन जो चीज है वो है डायबिटीज और आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो में। अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन यूरिया, किडनी वार्निंग साइन कॉमन इन मेन विद डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। देखो दोस्तों, अगर आप 25 साल के हो, 30 साल के हो और आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है 180 170, हेडेक्स हो रहे हैं आपको, सर दर्द हो रहा है आपको, ब्लड प्रेशर चेक कराया बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिन डिप्स्टिक कराया उसमें प्रोटीन है, मतलब कि किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है और उसी की वजह से पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी, इसको हमें अर्ली डिटेक्शन और अर्ली पकड़ना है। हमने इसको अगर पकड़ लिया और ट्रीट कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आगे साल मिल सकते हैं और आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इंडिया से पहले मैं एक और देश के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो ये करते हैं और आई थिंक हमें भी ये करना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ जापान की भी, कि जापान में क्या करते हैं कि इनका जो प्रोग्राम है, एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका मैंडेटरी यूरिन डिप्स्टिक होता है। यूरिन डिप्स्टिक इंडिया में 300-400 रुपए का है, वहां पर जापान में गवर्नमेंट कराती है मैंडेटरी यूरिन डिप्स्टिक। एक बार कराना ही कराना है। क्यों कराना है? हमें पता है कि जापान, साउथ कोरिया, ईस्टर्न एशिया में आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है और इंडिया में भी आईजीए नेफ्रोपैथी एक्चुअली बहुत कॉमन है। अगर हम 100 बायोप्सीज करते हैं, 16 से 20 आईजीए नेफ्रोपैथी निकलती हैं। तो एक काफ़ी कॉमन चीज़ है इंडिया, वर्ल्ड वाइड और ईस्ट एशिया में। तो जापान ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनका यूरिन डिप्स्टिक कर लो। अगर निकलता है कुछ इसमें तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, हम इनको मॉनिटर कर पाएंगे। अच्छा प्रोग्राम है, मुझे लगता है इंडिया में भी होना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिया टू प्रिवेंट किडनी फाइब्रोसिस एंड प्रोग्रेशन टू किडनी फेलियर, लेसन्स फ्रॉम द स्कूल यूरिन स्क्रीनिंग प्रोग्राम इन जापान। पूरी स्टडी है इसके बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। हम सीख सकते हैं दूसरे देशों से। जापान बहुत चीज़ें अच्छी करता है, मेरा फेवरेट देश है, बहुत चीज़ें अच्छी करता है और मुझे लगता है इंडिया भी कुछ सीख सकता है। तो इंडिया है कहाँ पर? व्हाट आर वी डूइंग? बर्डन ऑफ प्रोटीन यूरिया एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज अमंग अडल्ट पॉपुलेशन इन अर्बन पुडुचेरी। ये एक स्टडी हुई थी, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या देखा था। एक और स्टडी हुई थी तमिलनाडु में, देखने के लिए कि कितने लोगों को प्रोटीन यूरिया है। इन्होंने देखा कि 5000 लोगों में, रूरल तमिलनाडु में 600 लोगों को प्रोटीन यूरिया हुआ, मतलब 11% लोगों को प्रोटीन यूरिया आइडेंटिफाई हुआ, जबकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है। सिमिलरली अ स्टडी ऑफ 102 प्रेग्नेंट वुमेन विद हाइपरटेंशन फाउंड 76% लोगों को प्रोटीन यूरिया हुआ। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपका कंटिन्यूसली यूरिन टेस्ट होता है देखने के लिए कि प्रोटीन है या नहीं, क्योंकि अगर प्रोटीन आ रहा है तो एक कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं प्री इक्लैम्सिया, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बेबी को भी थोड़ा खतरा होता है। इसलिए उनमें काफ़ी कॉमन है मिलना, और अगर मिलते हैं तो हम अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीट भी कर सकते हैं। किडनी डिजीज में ये चीज नहीं है, क्योंकि हम डिटेक्ट ही नहीं कर रहे, हम स्क्रीनिंग ही नहीं कर रहे। प्रेवलेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया वाज हाई इन आवर स्टडी पॉपुलेशन 10%, एंड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज वर आल्सो फाउंड टू बी रिस्क फैक्टर्स। मैंने आपको कहा था कि डायबिटीज लीडिंग कॉज है प्रोटीन यूरिया के लिए, दूसरा आपका हाइपरटेंशन है, तीसरा आईजीए नेफ्रोपैथी है। 10% पॉपुलेशन में मिली ये दोनों स्टडीज में से इंडिया में। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मान लीजिए 5% पॉपुलेशन को भी प्रोटीन यूरिया है हमारी कंट्री में, तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है और इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीकेडी का बर्डन बहुत बढ़ रहा है। अब दूसरे पार्ट पे जाते हैं कि ये प्रोटीन यूरिया इतना जरूरी क्यों है। वाई इज प्रोटीन यूरिया एन ऑमनियस बायोमार्कर ऑफ प्रोग्रेसिव किडनी डिजीज। ये बोलते हैं कि प्रोटीन यूरिया एक बुरा मार्कर क्यों है किडनी डिजीज का। क्या करता है ये प्रोटीन यूरिया जिसकी वजह से किडनी खराब होती है? ये हमने लिया है प्रोटीन इन यूरिन, सिम्टम्स, कॉजेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स। देखिए दोस्तों, ये आपका किडनी का फिल्टर है, ये नॉर्मल फिल्टर है, प्रोटीन को रोक के रखा है।
कि अगर फिल्टर खराब हो गया किडनी का तो प्रोटीन बार बार नीचे जा रहा है और यूरिन में आ रहा है, तो यूरिन में झाग हो जाती है, बबल्स दिखते हैं, उसी को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। सारी स्टडीज कहती हैं कि अगर आपके किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है तो आपका रिस्क ऑफ किडनी फेलियर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रूवन चीज है कि प्रोटीन यूरिया से किडनी फेल होती है। जितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया उतनी जल्दी किडनी फेल। तो जितना कम कर सकते हैं हम प्रोटीन यूरिया उतना बेटर है, और उतना स्लो कर सकते हैं हम किडनी फेलियर को। कम करने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन यूरिया होता क्यों है। पता कैसे करेगा कि प्रोटीन यूरिया है? देखिए दोस्तों, मैंने यूरिन डिप्स्टिक की बात करी। ये एक सिंपल टेस्ट होता है, आप कर सकते हैं। वो बता देता है ट्रेस 1+, 2+, 3+। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता यूरिन डिप्स्टिक। यूरिन डिप्स्टिक ये भी बता सकता है कि ब्लड है या नहीं, या ल्यूकोसाइट्स है इन्फेक्शन देखने के लिए। बट मेनली 1+, 2+, 3+ बताता है, क्वांटिफाई नहीं कर पाता कि कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है। यूरिन पीसीआर और यूरिन एसीआर अच्छे टेस्ट हैं। अगर आप यूरिन डिप्स्टिक करा रहे हैं और आपको प्रोटीन आ रहा है, आपको यूरिन एसीआर और यूरिन पीसीआर कराना चाहिए। मैंने कॉस्ट जानबूझ के लिखी है। आप होमोसिस्टीन करा रहे हैं, फास्टिंग इंसुलिन करा रहे हैं, हजार रुपए के टेस्ट। अरे ये 300-400 रुपए का टेस्ट है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, ये तो कराओ। ब्लड टेस्ट पे ब्लड टेस्ट कराए जा रहे हो, जो चीज जरूरी है वो नहीं करा रहे। चेक योर यूरिन एसीआर, यूरिन एल्बुमिन एंड क्रिएटिनिन रेशियो टू डिटेक्ट अर्ली किडनी डैमेज इन पीपल ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। देखो दोस्तों, अगला सवाल पता क्या आता है? लोग बोलते हैं कि यूएसीआर कराएं, यूपीसीआर कराएं, 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराएं, यूरिन डिप्स्टिक कराएं। मैं आपको समझाऊंगा क्या कराना है, रुको मेरे साथ बने रहो। इसके बारे में हमने बात करी, अब हम समझते हैं तीनों के बारे में। देखो दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो यूरिन एसीआर अच्छा है। अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, अगर कोई बीमारी है जिसमें किडनी का फिल्टर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक हो रहा है, जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गई, मिनिमल चेन डिजीज हो गई, उसमें यूरिन पीसीआर बेटर है। तो हर सिचुएशन में टेस्ट थोड़ा अलग होता है। पर अगर आपने यूरिन एसीआर कराया है गलत कंडीशन में भी और वो बड़ा हुआ है, तो यूरिन पीसीआर भी बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा दूसरा नॉर्मल होगा, दोनों ही बढ़ते हैं, वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है। यूरिन एसीआर की बात करते हैं, 24 आवर के बारे में बात करूंगा, रुकिए मेरे साथ। पहले यूरिन एसीआर के बारे में बात करते हैं। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टेस्ट होता है। लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम नॉर्मल, 30-299 इंक्रीज, मोर देन 300 काफी इंक्रीज। यूरिन पीसीआर लेस देन 150 नॉर्मल, 150 to 500 मिलीग्राम पर ग्राम। यूनिट्स बहुत जरूरी है, यहाँ पर बहुत जरूरी है, हर लैब का यूनिट अलग होता है, आपको देखना पड़ेगा। मोर देन 500 मिलीग्राम पर ग्राम वेरी वेरी मच हाई। जितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया उतना ज्यादा किडनी डिजीज का रिस्क। डिप्स्टिक की मैंने बात की थी, नेगेटिव टू ट्रेस, ट्रेस टू +1 और ग्रेटर। अब आता है 24 आवर यूरिन। ये कब कराना है? तो जब डॉक्टर ने बोला आपको तभी कराना है, फजूल में कराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टेस्ट अच्छे हैं देखने के लिए। अगर डॉक्टर बोलता है कराने को तो आपको कराना चाहिए 24 आवर यूरिन प्रोटीन। अब देखो दोस्तों, 24 आवर यूरिन प्रोटीन क्या बताता है ना, आपको एग्जैक्ट बता देता है कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो भाई 2 ग्राम है, 2.5 ग्राम है, 3 ग्राम है। कलेक्ट कैसे करना है? 9 AM अगर शुरू करते हो सुबह 9 बजे, तो वो वाला यूरिन निकाल देना है, क्योंकि वो पिछले दिन का है, वो रात को बना था। 9 बजे शुरू करना है, कलेक्ट करना है, और अगले दिन सुबह 9 बजे वाला यूरिन डाल के लेके जाना है, क्योंकि वो सेम डे में बना है। वो लैब वाले आपको बताएंगे। अमेरिकन किडनी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि किडनी डिजीज इज बिलीव टू अफेक्ट 1 in every 10 इंडियंस। हर 10 में से एक को किडनी डिजीज है। बहुत बड़ा नंबर है, और प्रोटीन यूरिया किडनी डिजीज का मार्कर है, तो इसको डिटेक्ट करना तो और भी ज्यादा जरूरी है। 5 लाख इंडियंस आर बिलीव टू बी इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट विद डायलिसिस। 5 लाख लोगों को जरूरत है डायलिसिस की। नंबर ऑफ डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू सीकेडी इन इंडिया, मतलब कि सीकेडी से कितने लोग मर रहे हैं। 1990 में 0.5 मिलियन, 2016 में 1.25 मिलियन हो चुका है, और 2025-26 का डेटा और भी ज्यादा है। मतलब कि 15 से 20 लाख लोग मर रहे हैं सीकेडी से इंडिया में। किसको दिखाना है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन। किसको दिखाना है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन। यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, नेफ्रो को दिखाए, होम्योपैथिक को दिखाए, अपने घर के डॉक्टर को दिखाए, किसको दिखाए? देखो दोस्तों, यूरो और नेफ्रो का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यूरोलॉजिस्ट आपका एक तरीके से प्लम्बर है, ठीक है। ये पाइप से डील करते हैं। आपका जो किडनी और ब्लैडर जुड़े होते हैं वो पाइप से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं यूरेटर। उसके बारे में देखते हैं, ब्लैडर के बारे में देखते हैं, उसके नीचे देखते हैं आपके यूरेथ्रा में, जहाँ से बाथरूम आता है, जहाँ से पेशाब आता है, वो देखते हैं यूरोलॉजिस्ट। और यूरोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं। पत्थर की सर्जरी करनी है, ब्लैडर कैंसर है उसको निकालना है, तो ये सब करते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट हो गया। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के अंदर देखते हैं कि किडनी के अंदर क्या हो रहा है। और मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, पूरी दुनिया में अगर किसी को प्रोटीन लीक हो रहा है
किडनी फंक्शन उनका डिरेंज्ड है, आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट का रोल अलग होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल अलग होता है। अगर हमें लगता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट को निकालना है, मैं खुद थोड़ी निकालूंगा, मैं यूरोलॉजिस्ट को बोलूंगा करने के लिए। सिमिलरली मुझे लगता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अगर आपको प्रोटीन लीक। व्हाई डज प्रोटीन यूरिया अकर, ये होता क्यों है? डायबिटीज के बारे में हमने बात की, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता, मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में, बट मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन डिजीज है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा फोकस में होगी अगले 2-3 सालों में। इसका रीजन क्या है? ये ना बहुत यंग एज पे शुरू होती है, 25-30 में, और स्लोली प्रोग्रेस करती है। अगर 10 लोग हैं तो 6 से 7 में ये स्लो प्रोग्रेस करती है, 2-3 होते हैं जिनमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। स्लो प्रोग्रेस का मतलब है कि 20-30 साल बाद डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, अगर कोई 25-30 साल का है और उसको आईजीए नेफ्रोपैथी हो तो 60 साल की उम्र तक उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके बारे में बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत रिसर्च हो रही है। 9 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और 6 दवाइयां जो अप्रूव हो चुकी हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। सिम्टम्स क्या होते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के? आप ब्लड देख सकते हैं यूरिन में। सबसे कॉमन तो है कि फोम दिखते हैं, बबल्स दिखते हैं यूरिन में, ठीक है। स्वेलिंग आ सकता है, फ्लैंग पेन और हाई ब्लड प्रेशर। यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर हमेशा आईजीए नेफ्रोपैथी सोचो। बायोप्सी के बारे में बात करते हैं, लोग बहुत डरते हैं बायोप्सी से। नेफ्रो ने बोला है बायोप्सी करानी है, मुझे नहीं करानी बायोप्सी, ऐसी कर रहा है, कुछ हो जाएगा। दोस्तों, सेफ प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशंस है रिस्क, मैं मानता हूं, बट बेनिफिट ज़्यादा है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 100 में से 1 में ब्लीडिंग होती है, 500 में से 1 में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कोई इंटरवेंशन करनी पड़ती है, और 1000 में से 1 में ऐसा हो सकता है कि किडनी इतनी ज़्यादा ब्लीड कर रही है कि डेथ हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस। बट अगर आप ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स की देखोगे ना इंडिया में, तो उसका ज़्यादा चांस है कुछ होने का एज कम्पेयर टू किडनी बायोप्सी, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही है। तो अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है बायोप्सी कराने के लिए, तो सोच के बोल रहा है, रिस्क और बेनिफिट दोनों देख के बोल रहा है। डिस्कस करो उसके साथ, घबराओ मत, डिस्कस करो, अपने सारे फेयर्स निकालो और फिर बायोप्सी के बारे में बात करो। हाउ लॉन्ग डू आई हैव, कितना टाइम है मेरे पास अगर मेरे को प्रोटीन यूरिया हो रहा है? बहुत लोग पूछते हैं। दोस्तों, ये किडनी फेलियर रिस्क इक्वेशन है। मेरा गला सूख गया बोल बोल के, क्योंकि एक्चुअली सही बोलूँ वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, प्रेजेंटेशन बनानी है। आपको अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप सब्सक्राइब करके बोलेंगे कि वीडियो अच्छी है तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। किडनी फेलियर रिस्क इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप 35 के हैं, आपका यूरिन एल्बुमिन 350 मिलीग्राम पर मिलीमोल है और 55 है आपका EGFR, जो कि क्रिएटिनिन से निकल जाता है। उसके बारे में मैंने काफी बात करी है। ब्लड टेस्ट भी कराने हैं यूरिन के साथ, क्रिएटिनिन EGFR देखना होता है। अब ये बताता है कि 5 साल में क्या रिस्क है किडनी फेलियर का, मतलब कि डायलिसिस पे जाने का। 5% रिस्क है, 4.7% ले लेते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। 35 350 mg पर मिलीमोल यूरिन एल्बुमिन, 55 EGFR, 4.7% रिस्क है। अब रुको, यही आपने अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया तो ये रिस्क 4.7 से 3.7 हो जाता है। साथ में आपने एस इनहिबिटर ले लिया, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, 3.28 हो जाता है। SGLT2 इनहिबिटर ले लिया, 2.5 हो जाता है। तो दवाइयों का रोल है और एविडेंस बेस्ड है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस। दोस्तों, SGLT2, एस इनहिबिटर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपका रिस्क आधा हो गया। दवाइयों के बारे में बताऊंगा मैं आगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली तो अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है दवाई, सोच समझ के कर रहा है, इन सब चीजों की वजह से कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रोटीन यूरिया बढ़ा दिया हमने अब, ठीक है। यहां पर प्रोटीन यूरिया हमारा था 350, 35, 55 EGFR। अब हमने इसको करा 560, 35, 55 EGFR। सब कुछ सेम है, बट प्रोटीन यूरिया बढ़ गया। 4.7% था रिस्क 5 ईयर किडनी फेलियर का, अब आपका 5.8% हो गया। तो मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया उतना ज्यादा रिस्क ऑफ किडनी फेलियर। यह भी कम किया जा सकता है दवाइयों के साथ, डाइट और लाइफस्टाइल के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, किडनी डिजीज प्रोग्रेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या कंट्रोल किया जा सकता है। हमने ये साइंस डायरेक्ट से लिया है और एक बहुत बड़ी जर्नल से लिया है। क्या कर सकते हैं? 3 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। पहला चीज है सॉल्ट। सॉल्ट से प्रोटीन यूरिया बढ़ता है। नमक कम करना जरूरी है। लेस देन 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंजम्पशन पर डे करोगे, आपका प्रोटीन यूरिया थोड़ा बहुत कम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये कोई भी कर सकता है बिना दवाई के। दूसरा चीज है मोटापा। जितने ज्यादा मोटे उतना ज्यादा प्रोटीन यूरिया। होती है कंडीशन, उसको बोलते हैं FSGS, जो मोटापे की वजह से हो सकती है, सेकेंडरी FSGS। वेट कम करोगे FSGS भी ठीक हो जाता है। मोटापा कम करना है, BMI आपका 18.5 to 24.9
के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हो, थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करो, सॉल्ट कम करने की कोशिश करो। अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो हर बंदा पूछता है और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है प्रोटीन। किसी को प्रोटीन लीक हो रहा है, वो बोलता है प्रोटीन खाना बंद कर दो, प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया कम हो गया, मानता हूं मैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट आपका मसल भी तो वेस्ट हो रहा है, आपका मसल वेस्ट हो रहा है, आपको कमजोरी हो रही है, आपको और 10 बीमारियां होने का कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों प्रोटीन को बंद नहीं करना, ये गलत चीज है। केडीगो जो सबसे बड़ी जर्नल है किडनी डिजीज के लिए, वो क्या बोलती है? वी सजेस्ट मेंटेनिंग अ प्रोटीन इंटेक ऑफ 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट इन एडल्ट्स विद सीकेडी स्टेज 3 to 5। अगर आपका ईजीएफआर सीकेडी स्टेज 3 और 5 के बीच में आ रहा है, फिर भी केडीगो बोलती है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि अगर आप 70 केजी के हैं तो आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन खाना है दिन में। सीकेडी स्टेज 3 क्या होता है? अगर आपका जीएफआर 30 और 60 के बीच में तो आप 3 में आते हैं, 15 और 30 के बीच में आप 4 में आते हैं, और 15 से कम आप 5 में आते हैं। फिर भी प्रोटीन को बंद नहीं करने को बोला, कम करने को बोला है। रेकमेंडेड आपकी 1.2 1.3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट है, पर अगर आप सीकेडी स्टेज 3 में हो तो 0.8 ग्राम्स खाना है। अवॉइड हाई प्रोटीन इंटेक ऑफ मोर देन 1.3 ग्राम्स इन एडल्ट्स विद सीकेडी at risk of progression. In adults with CKD who are willing and able and who are at risk of kidney failure, consider prescribing under close provision a very low protein diet, supplemented with essential amino acids और कीटो एनालॉग्स। ये जो आपका नेफ्रोसेव और ये सब जो दवाइयाँ चल रही हैं, ये एक्चुअली टॉरिन और नैक है, मल्टीविटामिन है एक तरीके से, या एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या कीटो एनालॉग्स हैं। 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन और ये दे सकते हैं। दोस्तों इसका एविडेंस वीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसका एविडेंस वीक है। तो दूसरी दवाइयां हैं उनका एविडेंस मच स्ट्रॉन्गर है, वो एक्चुअली प्रोटीन यूरिया को कम करती हैं। प्लांट और एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बेटर है एनिमल प्रोटीन से, और अगर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बोला गया है तो प्लांट प्रोटीन से लेना बेटर है एज कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। ये क्लियरली लिखा है, डू नॉट प्रिस्क्राइब लो और वेरी लो प्रोटीन डाइट्स एंड मेटाबॉलिकली अनस्टेबल पीपल विद सीकेडी। रिस्क है कि बीमार हो जाएगा और कुछ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटीन बंद नहीं करना, कम करना है, बंद नहीं करना। दवाइयों के बारे में बात करते हैं। एस इनहिबिटर्स, ये सारी आपकी लिसिनोप्रिल, एनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल, टेलमीसार्टन, लोसार्टन, वालसार्टन, सबके बारे में आपने सुना होगा। क्या इंडिकेशन है? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, प्रिवेंशन ऑफ रीनल डिजीज इन डायबिटिक्स। बहुत पुरानी दवाइयां हैं, बहुत सालों से यूज की जाती हैं और इससे प्रोटीन यूरिया कम होता है। ठीक है, डॉक्टर से बात करिए, नहीं हो तो शुरू करो। दूसरा आपका डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, इसके बारे में मैंने बहुत बात करी है। डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये आपका प्रोटीन यूरिया कम करते हैं। ट्रायल्स ने दिखाया है कि 30% से तक प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपका 500-600 चल रहा है तो 30% इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों दवाइयां प्रोटीन यूरिया कम करती हैं। डायबिटीज में अप्रूव्ड है, टाइप 2 डायबिटीज में अभी अप्रूव्ड है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड लगी मुझे। 50-year-old पेशेंट विद एल्ब्यूमिन्यूरिक सीकेडी विदाउट डायबिटीज। डायबिटीज नहीं है, क्या दे सकते हैं SGLT2 इनहिबिटर? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं रामिप्रिल, टेलमीसार्टन? दे सकते हैं। क्या देखा इन्होंने? 50 साल प्रोटीन यूरिया, अगर इन्होंने एस इनहिबिटर और SGLT2 दिया, 7.5 साल ऑफ सर्वाइवल विदाउट किडनी फेलियर व्हेन ट्रीटेड विद दीज 2 मेडिकेशन। तो दोस्तों काम करती हैं, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में। तो अपने डॉक्टर से बात करिए और पूछिए कि मैं इन 2 दवाइयों पर क्यों नहीं हूं। कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है SGLT2 इनहिबिटर का। कुछ लोगों में होता है, सब में नहीं होता। अगर 100 लोग ले रहे हैं ना तो 3 से 4 लोगों में होगा। वो भी अगर बार बार होगा तो दवाई बंद करेंगे, अगर एक बार हो रहा है तो रोक के वापस स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि चल पा रहा है नहीं चल पा रहा। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, क्योंकि बच्चों में नहीं जाना चाहिए, और अगर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है तो ये दवाई तभी नहीं दी जाती। डॉक्टर से बात करिए इसके बारे में और इसके बारे में। इफेक्ट ऑफ फिनेरेनोन ऑन क्रोनिक किडनी डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये एक और दवाई है जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए अप्रूव हुई है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए भी रिसर्च चल रही है, रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है, बट अभी अप्रूव नहीं हुई है। टाइप 2 के लिए अप्रूव्ड है। फिनेरेनोन के बारे में भी आपने सुना होगा, 2020 की स्टडी है, 5 से 6 साल हो गए ऑलमोस्ट अब। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नहीं शुरू किया डायबिटीज में इसके लिए और आपका प्रोटीन यूरिया बढ़ा हुआ है तो इसके बारे में बात करिए। कोई भी दवाई यहां पे देख के नहीं लेनी, डॉक्टर से बात करके ही लेनी है। ठीक है, अब मैं IgA नेफ्रोपैथी के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो दोस्तों, IgA नेफ्रोपैथी बहुत एक्साइटिंग टाइम है, अभी बहुत एक्साइटिंग टाइम है। मुझे 100% लगता है कि इस डिजीज का कोई ना कोई क्योर आने वाला है बहुत जल्दी। अभी क्या क्या आ चुका है? 6 न्यू किडनी डिजीज मेडिकेशन अप्रूव्ड इन 2025 फॉर IgA नेफ्रोपैथी। स्पारसेंटन, आट्रासेंटन, BAFF और APRIL इनहिबिटर आपके अप्रूव हो चुके हैं। एक आपका अटैसिसेप्ट है और दूसरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
द रैपिडली चेंजिंग ट्रीटमेंट लैंडस्केप ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी, ये बोल रहा है बहुत सारी दवाइयां आ रही हैं, अभी और 3-4 ट्रायल्स चल रहे हैं. ट्रायल ऑफर्स ट्रीटमेंट होप फॉर आईजीए नेफ्रोपैथी. अ ट्रायल हैज शोन ड्रग फॉस्फेटाडिल मीब्स कैन रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोटीन यूरिया. बहुत चल रहे हैं दोस्तों ट्रायल्स, होपफुल रहिए. ठीक है, कुछ दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं जो अप्रूव्ड है. एस इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, फिनेरेनोन, आपका स्पारसेंटन जो इंडिया में भी आने वाला है, ब्यूटेसिनाइड जो आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए अप्रूव हो चुका है, और अमेरिका में 3-4 और दवाइयां अप्रूव हो चुकी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये इंडिया में भी नहीं आई हैं, पर मुझे पूरी होप है कि इंडिया में आएंगी. ये इन्होंने ट्रायल्स में दिखाया है कि ये प्रोटीन यूरिया को 50% कम करती हैं. क्वेश्चन ये आता है कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और जब दवाई बंद करते हैं तो क्या प्रोटीन यूरिया वापस आ जाता है. आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में एक नई वीडियो में जरूर बनाऊंगा. दोस्तों एज यूजुअल सक्सेस स्टोरीज एंड कमेंट. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आप अगर इनमें से कोई दवाई ले रहे हैं, क्या आपने बेनिफिट देखा, क्या आपको साइड इफेक्ट्स आए, ताकि जो 10 लोग और सोच रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे दवाई के बारे में बोला है, क्या मैं लूँ या ना लूँ, आपका कमेंट देख के उनको भरोसा मिले, होप मिले कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. किडनी डिजीज़ एक कर्स नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है और सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर के साथ आपको अच्छा आउटकम मिल सकता है. पेशेंट एजुकेशन की है ताकि आप समझ सके कि आपके लिए नई चीज़ें क्या आ रही हैं. हम आपके जैसे 100 लोगों से मिलते हैं, बट आपको सिर्फ अकेले ही सफ़र करना होता है इस डिजीज़ से, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है. होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. नमस्ते.